आधुनिक राष्ट्रवाद। 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार। आधुनिक राष्ट्रवाद। 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण क्यों? जिस प्रकार यूरोपीय पुनर्जागरण ने 14वीं सदी के यूरोप में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया था, उसी प्रकार 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण ने भारत में आधुनिकीकरण को बल दिया। पुनर्जागरण एक प्रकार की बौद्धिक गतिशीलता थी जिसने भारतीय समाज के मध्य युग से आधुनिक युग में रूपांतरण को संभव बनाया। उद्भव के कारण। निम्नलिखित कारकों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। 1. प्राच्यवादियों ने भारतीय संस्कृति के उद्घाटन तथा उसका गौरव गान करके भारतीयों में अतिरिक्त आत्मविश्वास पैदा किया। 2. अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का एक समूह पश्चिम की उदारवादी विचारधारा के संपर्क में आया। 3. ईसाई मिशनरियों के द्वारा चर्च के प्रसार के क्रम में शिक्षा के विकास पर जो बल दिया गया, उसके कारण भी नवीन चेतना को प्रोत्साहन मिला। 4. प्रिंटिंग प्रेस के विकास के बाद आधुनिक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को बल मिला। इस कारण भी नवीन विचारधारा का प्रसार संभव हुआ। 5. ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए सामाजिक वर्ग यथा पूंजीपति, शिक्षित भारतीयों का वर्ग आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने नवीन विचारधारा को स्वीकृति प्रदान की। इसे आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव से क्यों जोड़ा जाता है? आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव की एक आवश्यक शर्त होती है किसी राज्य अथवा देश में निवास करने वाले लोगों के बीच परस्पर जुड़े होने का भाव। 18वीं सदी के भारत में हमें ये भाव नहीं दिखता। इसका कारण था भारत का आंतरिक विभाजन, अर्थात भारत जातीय, लैंगिक एवं क्षेत्रीय विभाजन से ग्रस्त था। परंतु 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन ने उस आंतरिक विभाजन को कमजोर कर लोगों में एक होने का भाव जागृत किया। किन बातों पर इसका बल रहा था? इसका बल निम्नलिखित बातों पर रहा था। 1. तर्कवाद। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक तर्कवादी आंदोलन था, अतः समाज सुधारकों ने भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन तथा सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए केवल ग्रंथों का सहारा नहीं लिया, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी आधार बनाया। उन्होंने तर्क को ही आधार बनाकर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा आदि पर चोट की। उनके द्वारा बाल विवाह की आलोचना इस आधार पर नहीं की गई कि यह शास्त्रों के द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि इस आधार पर की गई कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 2. मानववाद। इसके तहत पारलौकिकता के समानांतर इहलौकिकता तथा ईश्वर के समानांतर मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। 3. व्यक्तिवाद। इसमें तर्कवाद एवं व्यक्ति की निजी पहचान पर बल देकर व्यक्तिवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया गया। इस काल में धार्मिक ग्रंथ जनसामान्य को उपलब्ध कराए गए, अतः स्वाभाविक रूप में ग्रंथ के विश्लेषक के रूप में पुरोहितों की भूमिका कम हो गई। 4. धार्मिक सार्वभौमवाद। धार्मिक सार्वभौमवाद से तात्पर्य है धार्मिक विभाजन को नजरअंदाज कर देना तथा ईश्वर की एकता एवं मानव के बीच बंधुता पर बल दिया जाना। विशेषताएं अथवा स्वरूप। 1. प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया। भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आया, परंतु जल्द ही उन्हें पश्चिमी बुद्धिजीवियों के विचार एवं व्यवहार के बीच का अंतर नजर आने लगा। फिर उनमें प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने अपनी परंपरा की ओर देखा। इस प्रकार पाश्चात्यवाद एवं
परंपरावाद दोनों का प्रभाव बना रहा। 2. 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आरंभ हुआ था, परंतु आरंभ होने के पश्चात इसने पश्चिमी मॉडल को ही चुनौती दे डाली। 3. यह मूलतः समाज सुधार आंदोलन था, परंतु उस काल में समाज एवं धर्म दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए थे। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धर्म से ही स्वीकृति मिलती थी, इसलिए समाज सुधार से पहले धर्म सुधार आवश्यक था। समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति। कुछ संस्थाओं एवं सुधारकों पर पाश्चात्यवाद का अत्यधिक प्रभाव रहा, वहीं कुछ अन्य संस्थाओं एवं सुधारकों पर पाश्चात्यवाद और परंपरावाद के बीच संतुलन देखने को मिलता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर परंपरावाद का बहुत अधिक प्रभाव है। इन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति। यंग बंगाल आंदोलन। इस आंदोलन के संगठनकर्ता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक पद पर रहे थे। इन्होंने अपने इर्द गिर्द युवाओं का एक समूह खड़ा किया तथा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने सुधार के लिए कदम उठाए, परंतु इसकी सबसे बड़ी सीमा थी पाश्चात्यवाद। इस कारण इसने भारतीय अतीत के साथ अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयास किया। अतः इसे बंगाल के समाज में स्वीकृति नहीं मिली। योगदान। 1. बंगाली समाज की रूढ़िवादी विचारों पर चोट की तथा तर्कवाद को प्रोत्साहन दिया। 2. व्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता को बल प्रदान किया। 3. आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना को प्रोत्साहन दिया। पाश्चात्यवाद एवं परंपरावाद का समन्वय। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व पाश्चात्य एवं पूर्व के विचारों का संश्लेष्य था, क्योंकि उन पर हिंदू बौद्ध संस्कृति और अरबी फारसी संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति सभी का प्रभाव देखा जाता है। इन्होंने धर्म सुधार एवं समाज सुधार पर बल दिया और उसे भारत के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक माना। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद को प्रोत्साहन देना। उसी प्रकार उन्होंने समाज सुधार के मोर्चे पर सती प्रथा के उन्मूलन को सफल बनाया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भी काम किया। उनके प्रयास से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि वे आधुनिकीकरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को आवश्यक मानते थे। उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना केशवचंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। बाद में आर.जी. भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन में शामिल हुए। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को ही जाता है। इसने जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में प्रभावपूर्ण आवाज उठाई। इसने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद। नव वेदांतवादी। स्वामी विवेकानंद को नव वेदांतवादी इसलिए कहा गया है कि जहां एक तरफ उन्होंने वेदांत दर्शन के वैश्विक महत्व को उद्घाटित किया, वहीं उन्होंने नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल वेदांत दर्शन की व्याख्या की। उनका वेदांत व्यवहारिक वेदांत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार शोषित एवं पीड़ित लोगों के चेहरे में किया। इस संदर्भ में उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी।
समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद भारत की प्रगति के लिए सामाजिक उत्थान आवश्यक समझते थे। उनका मानना था कि भारत जब तक जाति, नस्लवाद एवं क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त नहीं करेगा, तब तक वह महान राष्ट्र नहीं बन सकता। वे मानते थे कि जब तक हमारी जनसंख्या का एक भाग शोषित और पीड़ित रहेगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। एक धार्मिक सुधारक, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार किया। एक तरफ वे धर्म तथा आध्यात्म को पूर्वी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ वे धार्मिक आडंबर के विरोधी थे। एक सामाजिक विचारक, इनका मानना था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था न केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान रही है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई, फिर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्यों के हाथ में सत्ता आ गई। अब सत्ता शूद्रों के हाथों में आनी चाहिए जो बहुसंख्यक हैं। शूद्रों से उनका तात्पर्य श्रमिक वर्ग से था। परंपरावादी प्रवृत्ति। आर्य समाज। उत्तर भारत में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेदों के महत्व पर अत्यधिक बल दिया और उसे ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना। योगदान। वेदों के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि धार्मिक कर्मकांडों पर चोट की। सामाजिक कुरीतियों के रूप में उन्होंने बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने छुआछूत को अस्वीकार कर दिया एवं जाति विभाजन की आलोचना की, किंतु उन्होंने वेदों पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कॉलेज गुट के आर्य समाजियों ने डीएवी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। सीमाएं। अत्यधिक पुनरुत्थानवादी होने के कारण इसने मुस्लिमों के प्रति विद्वेष को जन्म दिया। वेदों की व्याख्या उच्च वर्ण के हिंदुओं को ही आकर्षित कर सकी, जबकि निम्न जाति के लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं हो सके। प्रश्न। आर्य समाज आंदोलन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता था। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था किसी भी देश अथवा समाज के लिए आर्थिक शोषण की समस्या ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उसकी उपस्थिति में एक प्रकार के सांस्कृतिक तनाव को भी जन्म देती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को खुले तौर पर धर्म प्रसार की छूट दी गई। इसके पश्चात इन मिशनरियों के द्वारा निरंतर जनजातीय समूहों एवं दलित वर्ग के लोगों का ईसाई पंथ में धर्मांतरण का प्रयास किया जाता रहा। परिणामस्वरूप 1881 की जनगणना में भारत में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ये कुछ हिंदू सुधारकों की चिंता का कारण बना। आर्य समाज ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। हालांकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसा कोई धर्मांतरण का मॉडल मौजूद नहीं था, परंतु दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में एक नए प्रकार के मॉडल, शुद्धि आंदोलन, की शुरुआत की। इस आंदोलन का लक्ष्य था उन हिंदुओं को जो किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना। इसके लिए उन्होंने जोरदार प्रचार करना आरंभ कर दिया, परंतु औषधि रोग से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुई। इसने अन्य धर्म के प्रचारकों को भी उकसाया। इस कारण भारतीय धार्मिक जीवन में सांप्रदायिकता का जहर घुल गया।
प्रश्न, आर्य समाज अपनी तमाम विलक्षणताओं के बावजूद भारत में आंशिक आधुनिकीकरण नहीं ला सका। इस कथन का परीक्षण कीजिए। उत्तर, अन्य सुधार आंदोलनों की तरह आर्य समाज भी भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित था। अतः इसने आधुनिकता की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए। 1. धर्म सुधार। समाज सुधार से पहले धर्म सुधार एक आवश्यक शर्त था। आर्य समाज ने धर्म सुधार पर बल देते हुए पुरोहितवाद, संस्कारवाद, मंदिर में मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की। 2. समाज सुधार। उसने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल देते हुए बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा आदि पर चोट की तथा जाति शोषण एवं छुआछूत की आलोचना की। इस प्रकार उसने जाति विभाजन एवं लैंगिक विभाजन को कमजोर कर दिया। 3. आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन। कॉलेज गुट के आर्य समाजियों ने डीएवी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। परंतु निम्नलिखित कारणों से आर्य समाज आंदोलन अपेक्षित रूप से भारत में आधुनिकता नहीं ला सका। 1. ये समस्त ज्ञान का स्रोत वेदों को मानता था, इसलिए इसका दृष्टिकोण अत्यधिक परंपरावादी और रूढ़िवादी हो गया। 2. वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न जाति के लोगों को आकर्षित नहीं कर सका। 3. उसके द्वारा चलाए जाने वाले शुद्धि आंदोलन ने सांप्रदायिकता को बल प्रदान किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन। 1. पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति। 2. सुधारवादी प्रवृत्ति। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले कारक। 1. मुस्लिम भारत में शासक वर्ग से जुड़े रहे थे, अतः उनमें सत्ता खो देने का तीखा एहसास था। 2. ब्रिटिश राजस्व नीति के तहत मुस्लिम किसानों का शोषण हो रहा था। 3. चूंकि प्रतिरोध के लिए उनके पास कोई आधुनिक विचारधारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने धर्म को ही प्रतिरोध का आधार बनाया। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को फराजी एवं वहाबी जैसे आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया। फराजी आंदोलन। फराजी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। 1838 एवं 1858 के बीच बंगाल में यह आंदोलन चला। आरंभ में फराजी आंदोलन अधिक राजस्व निर्धारण तथा बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के कारण आरंभ हुआ, परंतु आगे दुदू मियां के नेतृत्व में इस आंदोलन ने रेडिकल धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। फराजी आंदोलन ने इस्लाम को सभी प्रकार की गैर इस्लामी प्रक्रिया से मुक्त कर उसे मूल रूप में स्थापित करना चाहा। साथ ही इसने कुरान को मुख्य आध्यात्मिक निदेशक की मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया। यद्यपि यह कृषक असंतोष का परिणाम था, परंतु इस पर धार्मिक रंग चढ़ गया। वहाबी आंदोलन। इस आंदोलन के आरंभिक प्रेरक अरब के एक प्रमुख संत शेख अब्दुल वहाब थे। भारत में उनके अनुयायियों ने वहाबी विचारों के आधार पर मुस्लिमों को संगठित करने का प्रयास किया तथा कृषक असंतोष को एक धार्मिक आंदोलन की दिशा दे दी। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली। यह आंदोलन उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना था, अर्थात दर-उल-हर्फ मूर्ति पूजक देश को दर-उल-इस्लाम इस्लाम का देश बनाना। पहले वहाबियों ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की और आगे जब पंजाब पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया, तो फिर वहाबियों ने ब्रिटिश के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की।
वहाबी आंदोलन अपनी सांप्रदायिक छवि के कारण कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका। सुधारवादी प्रवृत्ति। अलीगढ़ आंदोलन, इसके संगठनकर्ता सर सैयद अहमद खान, काजी नजरुल इस्लाम तथा चिराग अली थे। योगदान। 1. समाज सुधार के क्रम में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया गया एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया गया। 2. कुरान की आधुनिक व्याख्या की गई। 3. शिक्षा के विकास के लिए काम किया गया तथा 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। सीमाएं। 1. सर सैयद अहमद खान इस मिथ्या धारणा के शिकार हो गए कि अगर भारतीय मुसलमानों को विकास के पथ पर बढ़ना है तो उन्हें ब्रिटिश की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। 2. वे मुसलमानों के आरक्षण के पक्षपाती तथा प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास के विरोधी बन गए। आधुनिक भारत में समाज सुधार के केंद्र में महिलाएं। एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या जिसने 19वीं सदी के सुधारकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वह थी महिलाओं की दशा। जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश चिंतक ने ये घोषित किया था कि किसी भी सभ्यता की सफलता की कसौटी उसके अंतर्गत महिलाओं की दशा है। भारतीय सुधारकों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का कारण है महिलाओं को हीन अवस्था। उस काल में महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों में बाल हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रथा आदि प्रचलित थीं। 19वीं सदी के सुधारकों ने उनकी दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। बाल हत्या सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 ई में तथा वेलेस्ली के समय 1804 ई में शिशु वध को प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 ई के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर कदम उठाया गया। 1830 ई में मद्रास और बंबई में भी यह कानून लागू किया गया। बाल विवाह का उन्मूलन। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से रही है। आधुनिक काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया। विद्यासागर तथा उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 ई में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए समय समय पर 3 अधिनियम पारित किए। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ई, सम्मति आयु अधिनियम 1891 ई तथा बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929। विधवा प्रथा। इस काल में विधवा प्रथा भी एक प्रमुख समस्या थी। एक तरह से देखा जाए तो विधवा विवाह सती प्रथा उन्मूलन का तार्किक परिणाम था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक विधवाओं की दशा में सुधार नहीं किया जाता, तब तक सती प्रथा उन्मूलन का कोई अर्थ नहीं था। अतः ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों की वजह से 1856 ई में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। महिला शिक्षा, महिला साक्षरता तथा महिला शिक्षा की स्थिति भी 19वीं सदी के सुधारकों के लिए चिंता का कारण थी, क्योंकि महिलाओं की दशा में सुधार महिला शिक्षा के बिना संभव नहीं था। अतः इस संदर्भ में समाज सुधारकों द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए गए। आगे चलकर कुछ सजग महिलाएं भी सामने आईं, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए कार्य किया। भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किया। बेगम रुकैया सखावत तथा महाराष्ट्र की एक महिला ताराबाई शिंदे ने अपने प्रयास से शिक्षा प्रणाली स्थापित की तथा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखकर पुरुषों के विशेषाधिकारों पर चोट की।
उसी प्रकार पूना में सुधारक महिला के रूप में पंडिता रमाबाई ने एक विधवा आश्रम शारदा सदन की स्थापना बंबई में की। दलित वर्गीय आंदोलन 19वीं सदी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख बल जाति व्यवस्था में सुधार पर भी था, अतः इसके द्वारा जाति विभाजन की आलोचना की गई। इस दिशा में सर्वप्रथम पहल सवर्ण नेताओं ने की तथा राजा राममोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक विभिन्न सुधारकों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। फिर भी शोषण को समाप्त करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया था। अंत में कुछ दलित वर्ग के नेता उभरकर सामने आए और उन्होंने स्वयं जातीय शोषण के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा अपने पत्र गुलामगिरी के माध्यम से अपने रेडिकल विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को आर्य अथवा विदेशी करार दिया, जबकि निम्न एवं दलित जाति के लोगों को भारत का आरंभिक बाशिंदा कहा। इनके द्वारा पूना में निम्न जाति के लोगों के लिए एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना की गई। गोपाल बाबा वलनकर 19वीं सदी के अंत में गोपाल बाबा वलनकर द्वारा महार जाति को संगठित करने का प्रयास किया गया। भीमराव अंबेडकर ने 1920 के दशक में महार जाति को नेतृत्व प्रदान कर एक संगठित जाति आंदोलन खड़ा किया। अंबेडकर द्वारा महार जाति की दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। मनुस्मृति जलाकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने महारों को मरे हुए पशु को धोने से परहेज करने का सुझाव दिया। 1930 के दशक में जबरन मंदिर प्रवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया। दलित वर्ग के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की। अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का गठन किया। दलित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोण में अंतर। 1. अंबेडकर दलित वर्ग की दशा में सुधार के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के हस्तांतरण को आवश्यक मानते थे, किंतु गांधी जी समाज सुधार के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार के समर्थक थे। 2. अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे, जबकि गांधी जी विरोधी थे। 3. अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरोध में आक्रामक रवैया अपनाने के लिए तैयार रहते थे। उदाहरण के लिए जबरन मंदिर प्रवेश, वहीं गांधी जी मेल मिलाप की नीति के माध्यम से दलित वर्ग की स्थिति में सुधार के समर्थक थे। 4. अंबेडकर जाति संरचना को समाप्त करना आवश्यक मानते थे, किंतु गांधी जी जाति संरचना में सुधार के समर्थक थे। 5. अंबेडकर एक बुद्धिजीवी थे, किंतु व्यवहारिक रूप में जनसामान्य से कटे हुए थे, जबकि गांधी जी एक जन नेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। त्रावणकोर श्री नारायण गुरु इन्होंने एक दलित जाति एझावा को संगठित कर एक संगठन श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका नारा था एक ईश्वर, एक धर्म व एक जाति। मद्रास ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार मद्रास में जाति उत्पीड़न का विरोध करने वाले एक प्रमुख नेता के रूप में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार का उद्भव हुआ। प्रारंभ में यह असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे, परंतु बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपना नाता तोड़ दिया। यहाँ वी रामास्वामी नायकर ने दलितों को संगठित करने का काम किया और आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने के लिए कहा गया। वे द्रविड़ राजनीति के पिता कहे जाते हैं।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन के साथ भारत में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, अर्थात भारत में एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण हुआ जो युगीन चुनौतियों को स्वीकार कर सकता था। इसने भारतीय समाज की शल्य चिकित्सा कर दी। इसने कठोर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितवाद पर चोट की, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए। इस प्रकार भारतीय समाज में उत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। इसने प्रचलित सामंती सामाजिक मूल्यों पर चोट की। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं लैंगिक विषमता के कम होने से आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना का विकास संभव हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसे यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह भौगोलिक अन्वेषण अथवा वैकल्पिक अन्वेषण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 19वीं सदी के भारतीय सुधारक एक वैकल्पिक आधुनिकता को लाने में विफल रहे। उनका पाश्चात्य तत्वों के साथ देशी तत्वों को रचनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास असफल हो गया। यही वजह है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य एवं देशी मॉडल के बीच विभाजित रहा। वहीं पाश्चात्य समर्थक आज भूमंडलीकरण की संस्कृति के कट्टर समर्थक के रूप में उभरे हैं, तो दूसरी तरफ देशी मॉडल के समर्थक परंपरा एवं धार्मिक पुनरुत्थान में लिप्त है। समाज सुधार से संबंधित कई संस्थाओं की दृष्टि अत्यधिक अतीतोन्मुखी थी। इसके परिणामस्वरूप पुनरुत्थानवादी प्रकृति को बल मिला तथा संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिला। कुछ हिंदू सुधारकों ने वेदों की श्रेष्ठता पर बल दिया तथा वेदोत्तर विकास को अस्वीकार कर दिया, जबकि उस समय तक वैदिक परंपरा भी पुरानी पड़ चुकी थी तथा वेदों की कुछ मान्यताओं पर स्वयं गीता ने प्रहार कर दिया था। समाज सुधारकों ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को तो उठाया, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा कर दी। उदाहरण के लिए, उन्होंने छुआछूत के उन्मूलन के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आगे गांधी जी जैसे सुधारक के आगमन के पश्चात इस दिशा में गंभीर प्रयास किया जा सका। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सामाजिक आधार अभिजात्य था, अतः यह नगरीय क्षेत्र तक ही सीमित था। धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर। 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन भारतीय समाज में एक प्रकार की शल्य चिकित्सा सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके पश्चात एक स्वच्छ भारत का निर्माण संभव हुआ तथा भारत का विकास आधुनिक राष्ट्र के रूप में संभव हुआ। कहा जाता है कि 19वीं सदी का सुधार आंदोलन अंतर्वस्तु में राष्ट्रीय, जबकि बाह्य आकृति में धार्मिक था। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 के महाविद्रोह के समय भारतीय मध्यम वर्ग का झुकाव ब्रिटिश की ओर रहा था, परंतु अब धीरे धीरे उनका ब्रिटिश शासन से मोह भंग होने लगा था। उनके द्वारा कई क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जा रही थी। 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। प्रभाव एवं प्रसार की दृष्टि से यह एक अखिल भारतीय संगठन था। इसके द्वारा दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे। प्रथम, ब्रिटिश सिविल सेवा की आयु में वृद्धि का तथा दूसरा, देश की आजादी का था। आगे इसी श्रृंखला में 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई।
प्रश्न 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण से तात्पर्य है समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जो अपनी मूल उत्प्रेरणा में राष्ट्रीय था तो बाह्य आकृति में धार्मिक। भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कुछ निश्चित बाधाएं थीं और ये बाधाएं थीं भारत का आंतरिक विभाजन, यथा लैंगिक विभाजन, जातीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन आदि। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक राष्ट्र बनने की एक आवश्यक शर्त होती है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में परस्पर जुड़े होने का भाव। फिर इसके लिए आंतरिक विभाजन को कमजोर करना आवश्यक था। यही 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय पुनर्जागरण का बल व्यापक सुधार कार्यक्रम पर रहा था, जो इस प्रकार हैं। 1. धर्म सुधार समाज सुधार की एक आवश्यक शर्त थी क्योंकि धर्म और समाज के बीच गहरा जुड़ाव था। अधिकांश सामाजिक बुराइयों को धार्मिक कर्मकांड से समर्थन मिलता था, इसलिए राजा राममोहन राय से लेकर रानाडे तक सभी समाज सुधारकों ने मंदिर में मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद आदि आडंबरों पर चोट की। स्वामी विवेकानंद ने ये घोषित किया कि आगामी 50 वर्षों तक हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। 2. समाज सुधार 19वीं सदी के सुधारकों ने महिला उत्थान कार्यक्रम पर बल दिया तथा जाति विभाजन एवं छुआछूत को अपना निशाना बनाया। इसके परिणामस्वरूप लैंगिक विभाजन और जाति विभाजन कमजोर पड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीरेशलिंगम एवं डी.के. कर्वे जैसे सुधारकों ने महिला उत्थान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। 3. आधुनिक विचारधारा को प्रोत्साहन जैसा कि हम जानते हैं, इस काल में तर्कवाद, मानववाद, व्यक्तिवाद जैसी विचारधाराओं का उद्भव हुआ तथा आधुनिक युग में भारत के शिक्षित वर्ग के बीच इनका प्रसार हुआ, जिसके कारण क्षेत्रीय विभाजन कमजोर पड़ा। इस प्रकार 19वीं सदी के सुधार आंदोलन ने भारत को राष्ट्र निर्माण में प्रोत्साहन दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रायः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु सच्चाई इससे अलग है। यह सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रभावी संगठन रहा, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर चलता रहा और समय के साथ कांग्रेस में भी बदलाव आया। उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक दूरियां थीं। उग्रवादी चरण में थोड़ी निकटता आई, फिर गांधीवादी चरण में और भी निकटता आ गई, परंतु किसी भी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का पर्यायवाची नहीं बन सकी। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में ही बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद। सुरक्षा कपाट की अवधारणा क्या है? कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो ब्रिटिश की पहल पर ब्रिटिश के द्वारा तथा ब्रिटिश हित में गठित की गई थी। इस विचार के प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। सुरक्षा कपाट की अवधारणा का आधार।
ब्रिटिश अधिकारी तथा एओ ह्यूम के मित्र विलियम वेडबर्न के द्वारा लिखित ह्यूम की जीवनी में ये कहा गया कि ह्यूम को एक विद्रोह की आशंका थी, इसलिए वह सुरक्षा कपाट के तौर पर प्रतिनिध्यात्मक संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे। सुरक्षा कपाट की अवधारणा के विरोधी मत। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है, क्योंकि इस व्याख्या को स्वीकार करने का अर्थ था कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना को कुछ व्यक्तियों के षड्यंत्र का परिणाम मान लेना। किंतु इस धारणा को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है। 1950 के दशक में डफरिन के परिवार वालों के द्वारा उसके कुछ पत्रों का प्रकाशन किया गया, जिससे ये सूचना मिलती है कि शिमला में एओ ह्यूम डफरिन से मिला था, लेकिन डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना को गंभीरता से नहीं लिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत अथवा लंदन की किसी भी लाइब्रेरी से इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। तड़ित चालक का सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को आधार बनाकर एक तड़ित चालक सिद्धांत दिया गया है, जो ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि एओ ह्यूम ने ब्रिटिश हित में भारतीय नेताओं का उपयोग नहीं किया, बल्कि भारतीय नेताओं ने ही भारतीय हित में एओ ह्यूम का उपयोग कर लिया। प्रश्न, क्या सुरक्षा कपाट की अवधारणा कांग्रेस की स्थापना की वास्तविक व्याख्या करती है? उत्तर, सुरक्षा कपाट की अवधारणा लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस के उदारवादी चरण पर प्रहार करने के क्रम में विकसित की गई थी। उनका कहना था कि एक संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह पर ब्रिटिश हित में की गई थी। अपने विचार के पक्ष में लाला लाजपत राय विलियम वेडबर्न के द्वारा लिखी गई एओ ह्यूम की जीवनी का दृष्टांत देते हैं। इसमें 7 गुप्तचरों के द्वारा प्रस्तुत 7 दस्तावेज का जिक्र है, जिनमें भारी विद्रोह की ओर संकेत है। परंतु वेडबर्न के विचार का खंडन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। 1. स्वतंत्रता के पश्चात भारत अथवा लंदन की किसी भी लाइब्रेरी से इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। 2. स्वतंत्रता के पश्चात डफरिन के प्रकाशित पत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती। इसलिए सुरक्षा कपाट की अवधारणा का समर्थन करने का मतलब है भारत में राष्ट्रीय उत्थान को कम करके आंकना। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना को 1870 से 1880 के दशक में राष्ट्रवादी चेतना के उभार से जोड़कर देखा जाना चाहिए।